नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप IBN 7 पे हैं। सबकी नजरें बिहार में हैं। बिहार में पांचों चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, चुनावी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, एग्जिट पोल की बारी चल रही है और धीरे धीरे तमाम एजेंसीज के तमाम चैनल्स के सर्वे आपके सामने आते जा रहे हैं और कुछ ही देर में वो तस्वीर भी सामने होगी एग्जिट पोल के जरिए, जिससे ये साफ हो पाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। क्या नीतीश और लालू का गठजोड़ बाजी मार लेगा या फिर कमल अपने दम पर खेल पाएगा। बस आप लगातार IBN 7 के साथ रहिए, देखते जाइए। आपको अब से लेकर रात 9 बजे तक के बीच कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी चैनल पर आप देखने जा रहे हैं बिहार चुनावों पर IBN 7 का ये महा एग्जिट पोल। तमाम एजेंसीज के नतीजे एक साथ एक जगह अब से लेकर 9 बजे तक सिर्फ IBN 7 पर। सभी चैनलों के महा एग्जिट का निचोड़ एक साथ आप IBN 7 पर देखेंगे। तो किसे मिलने वाली है सत्ता की चाबी? IBN 7 के एग्जिट पोल में आप देखेंगे बिहार के दिल की बात। साथ ही हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी होगा, विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का, पॉलिटिशियंस का, जो हमारे इस परिणाम का, एग्जिट पोल के महा सर्वे के परिणाम को एनालाइज करेंगे। तो रात को 9 बजे तक रहिए IBN 7 के साथ महा एग्जिट पोल का महा नतीजा देखने के लिए। इतना अज्ञानी प्रधानमंत्री मुल्क को पहली बार मिला। और हम नीतीश बाबू को ऐसे भगाएंगे कि सारी जिंदगी भर बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये बिहार है। पाटलिपुत्र के महासंग्राम के लिए जब निकले सियासी क्षत्रप, गंदे और बिगड़े बोलों के चलने लगे चौतरफा बाण। बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। भारत ही नहीं दुनिया जानती है कि गुजरात के दंगा में नरभक्षी के रूप में विख्यात हुए थे। नरभक्षी, इन नरभक्षी को बिहार में घूमने का मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी सब बोल रहे हैं कि चारा खा गया, तई खा गया, तो वो कौन ऐसी करके आए हैं, तब पेशवा करके आए हैं? अपना बताइए ना, जेल में काट के आए हैं, मर्डर करके आए हैं, तो जलाद है ना। शैतान जैसे शब्द पड़ गए छोटे और अपमानित करने वाली शुरू हो गई बयानबाजी। बिहार के लोगों के सामने यदुवंश के लोगों को कैसी गाली दे दी साहब, कैसा अपमानित कर दिया इन्होंने, और क्या खाते हैं ऐसा बोला है, मैं तो अपने मुंह से बोल नहीं सकता भैया, बोल नहीं सकता। जब बिहार के यदुवंशी नेताओं ने उनको घेर लिया, क्या बोल रहे हो, हमारा अपमान कर रहे हो। बिहार में मीडिया ने उनको घेर लिया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये तो शैतान मेरे अंदर आ गया था, इसलिए मेरे से ऐसा बोल। इसको हम चुनौती दे रहे हैं तो हमको कहा है कि लालू शैतान है। हम लोग को अपमानित किया है, कहा शैतान है, और ये खुद है ब्रह्मपिशाच। तब ब्रह्मपिशाच का दवा हम लोग जानते हैं। गंदी बात शुरू हुई तो बिहार के चुनाव ने इंटरनेशनल फ्लेवर ले लिया। ये जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, फटाके पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। सोनिया गांधी जी को मैं बिना मांगी सलाह देना चाहता हूं कि आप ही फैला रही हैं घृणा का माहौल। देश में कोई घृणा का माहौल नहीं है और आप ये घृणा का माहौल फैला करके सरकार को या नरेंद्र मोदी जी को बदनाम नहीं कर रही है। EVM में बंद हो गया है जनता का फैसला। इन बयानों का जनता पर कितना पड़ा असर? क्या है जनता का रुझान? जारी है IBN 7 पर एग्जिट पोल। तो नतीजे चाहे जो भी आए, लेकिन ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि जो 2 महीने की चुनावी एक्सरसाइज चल रही थी बिहार में, वो मेरे ख्याल से आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे अधिक दिलचस्प और सबसे अधिक कठिन थी। तमाम चुनावी जो विश्लेषक हैं उनके लिए भी ये समझना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत से नए नए कॉम्बिनेशन इस बार देखने को मिले जो बिहार के इतिहास में कभी नहीं देखे गए। लालू नीतीश साथ मिलकर चुनाव लड़ने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया गठबंधन खड़ा कर दिया। वो बीजेपी जो सत्ता में आई थी पिछली बार नीतीश के साथ, वो नीतीश के विरोध में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतरी और पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ने की कोशिश की। तो इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी, जो हर चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर कहा जाता है, सरकार विरोधी लहर, वो किसके लिए मानी जाए? नीतीश कुमार के लिए मानी जाए या बीजेपी के लिए मानी जाए? क्योंकि सरकार तो इन्हीं 2 पार्टियों ने पिछली बार मिलकर बनाई थी। इसीलिए बहुत ही दिलचस्प, कठिन और बहुत ही
एक एक चीज को समझने और जानने वाला ये चुनाव रहा है और शायद इसीलिए तमाम एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उनके नतीजे भी बहुत ही गफलत भरे हैं। उनको देखकर भी तस्वीर बहुत साफ नहीं हो रही है और दिखाई दे रहा है कि किस हद तक कांटे की टक्कर है और किस हद तक बिहार का मतदाता वोट डालने के बाद अभी तक साफ नहीं बता रहा है कि दरअसल 8 तारीख को परिणाम क्या आने वाले हैं। इसी सिलसिले में टुडेज चाणक्य एक एजेंसी है, उसका अभी ओपिनियन एग्जिट पोल सामने आया है, उसके आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को यानी एनडीए को 155 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। 155 सीटें प्लस माइनस 11। ये अब तक के जितने सर्वे एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें ये पहला ऐसा एग्जिट पोल है जो कि बहुत ही क्लैरिटी के साथ साफ साफ इस बात का ऐलान कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यानी एनडीए बिहार में सरकार बना रहा है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की करारी हार हो रही है। 83 सीटों पर यह महागठबंधन सिकुड़ रहा है। जब जेडीयू प्लस की बात करते हैं इसका मतलब महागठबंधन। तो ये आंकड़े साफ करते हैं कि कहीं ना कहीं टुडेज चाणक्य बीजेपी की सरकार बनाने का ऐलान करता है। एक और बड़ी एजेंसी है सिसरो, इंडिया टुडे के साथ आज तक के साथ मिलकर इनके एग्जिट पोल के नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जिसके मुताबिक एनडीए को 113 से 127 सीटें और महागठबंधन को 111 से 123 सीटें, यानी लगभग बराबरी का मामला, लगभग 50-50% का मामला। इन परिस्थितियों में ये कहना आसान नहीं है कि सिसरो एजेंसी ये तय नहीं कर पाई इन सर्वे में कि किसी एक को पूर्ण बहुमत मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 127 और 123 दोनों आंकड़े इशारा करते हैं कि वहां पर सरकार दोनों गठबंधनों की बन सकती है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण एजेंसी इंडिया टीवी और सी वोटर और टाइम्स नाउ का पोल, वो आपके सामने है एग्जिट पोल। और ये सी वोटर का पोल साफ कहता है कि एनडीए को 101 से 121 सीटें और महागठबंधन को 112 से 132 सीटें, यानी इसमें एज जो है, बढ़त जो है वो महागठबंधन के खाते में दिखाई गई है। अपर हैंड पर 132 सीटें महागठबंधन को और एनडीए को 121 सीटें। ये भी लगभग 11 सीट का अंतर है, बराबरी का मामला माना जा सकता है, लेकिन एज है सरकार नीतीश कुमार की बनती दिखाई देती है। एक और सर्वे की ओर आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ नेशन के एग्जिट पोल में हम बताते हैं कि एनडीए को 115 से 119 सीटें और महागठबंधन को 120 से 124 सीटें, यानी ये भी लगभग बराबरी का मामला दिखाई दे रहा है इस न्यूज़ नेशन के सर्वे में। न्यूज़एक्स का सर्वे, एक और एजेंसी है न्यूज़एक्स और सीएनएक्स ने मिलकर जो एग्जिट पोल किया है, उसमें 90 से 100 सीटें एनडीए को और महागठबंधन की सरकार क्लैरिटी के साथ बन रही है 130 से 140 सीटें लेकर। अन्य के खाते में 13 से 23 सीटें। एबीपी न्यूज़ का पोल भी सामने आ चुका है। एबीपी और एसी नीलसन के पोल के मुताबिक महागठबंधन की सरकार बन रही है। महागठबंधन को 130 सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को 108 सीटें मिल सकती हैं, यानी यहाँ पर भी बहुत ही क्लैरिटी के साथ महागठबंधन को लीड दिखाई गई है। तो कोई कह रहा है टुडेज चाणक्य जैसे एजेंसीज कि बीजेपी आगे है, तो ये नीलसन जैसी एजेंसीज कह रही है महागठबंधन आगे है। कुल जो आंकड़ा है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, तमाम चैनल का, तमाम एजेंसीज का। एक साथ एक बार आप पूरे इस चैप्टर, इस ग्राफिक्स प्लेट में देख सकते हैं कि किस तरीके के आंकड़े बिहार में आ रहे हैं और किस तरीके के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि इन चुनावों को समझना, इन चुनावों को एनालाइज करना कतई भी आसान नहीं दिखाई दिया इन तमाम चुनाव विश्लेषकों को। बहुत ही कांटे की टक्कर दोनों पक्षों में, सिवाय न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य को छोड़ दिया जाए, लगभग हर पोल कांटे की टक्कर की ओर इशारा कर रहा है। इसी मुद्दे पर खास मेहमानों से बातचीत करते हैं। परिचय कराता हूं। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हमारे चुनाव विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में जयदीप कर्णिक हैं। जयदीप कर्णिक IBN डिजिटल के हेड हैं। प्रोफेसर संदीप शास्त्री मेरे साथ बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। आप तीन लोग मेरे साथ चुनाव विश्लेषकों के तौर पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, पार्टी के प्रवक्ता, और जेडीयू की तरफ से वरिष्ठ पत्रकार, जेडीयू के सांसद हरिवंश साहब मेरे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। पहला रिएक्शन, श्रीकांत जी, आपने काफी दिनों तक डेरा जमाया,
पटना में रहे, बिहार में चप्पे चप्पे पर खाक छानी। बहुत ही आसान नहीं था किसी के लिए समझ पाना। ये आप समझ पाए? देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि लोगों के लिए आसान नहीं था समझ पाना, क्योंकि बिहार का जो वोटर है वो बहुत पॉलिटिकल, बहुत साउंड है। वो किसी को भी आसानी से कोई चीज़ नहीं बताता था, क्योंकि वहाँ चाहे आर्थिक रूप से चाहे कमजोरी हो लोगों में, लेकिन बौद्धिक स्तर जो है बिहार के लोगों का बहुत अच्छा है। वो सीवान में बैठकर, किशनगंज में बैठकर यूएन में क्या भाषण चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, इसकी वो चर्चा करते हैं। तो एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे तो बिहार में देखने को मिला। और एक ये भी देखने को मिला सुमित जी कि वहाँ बदलाव की एक आंधी थी, लोग चेंज चाहते हैं, तो एक सुनामी भी बदलाव की देखने को मिली। और हमारा जो असेसमेंट था उसमें लगभग जो टुडे चाणक्य का जो असेसमेंट है वो लगभग हमारे असेसमेंट के आसपास ही है, बल्कि हमारा थोड़ा ज़्यादा है। और क्योंकि हमारा नीचे का हमारा फीडबैक है, लोग बदलाव चाहते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात मैंने वहां देखी सुमित जी, कि वहां 6.5 करोड़ वोटर है और उसमें 3,80,00,000 वोटर नौजवान वोटर है, जिसकी उम्र 18 से 40 साल वाली है। उसके मन में, जहन में क्रॉस द कास्ट वो प्रो डेवलपमेंट है। और उसके मन में था कि भाई अन्य राज्यों में डेवलपमेंट हो रहा है तो बिहार में क्यों ना हो डेवलपमेंट। उसके लिए उसने सोचा कि बदलाव आना चाहिए। और वो ये भी मानता था कि उसका भविष्य भी बिहार के चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मेरा दावा है कि हम वहां चुनाव जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बन रही है, इसलिए मैं बातें कर रहा हूं। हरिवंश जी से पूछूंगा, श्रीकांत जी, कोई चुनाव प्रचार का भी विषय नहीं आपके चुनावी उसके मन में ये था कि भाई नीतीश नीतीश जी एक स्थायी सरकार नहीं दे सकते, नीतीश जी एक करप्शन और क्राइम फ्री सरकार नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि वो 100 सीट पर लड़ रहे हैं, और लालू जी के रूप में और कांग्रेस के रूप में उनके साथ हरिवंश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। हरिवंश मुझे लगता है कि हमारा जो असेसमेंट है, आवाज नहीं आ रही है ग्राउंड से जो हमारा, आप आवाज लगाने पे आप चुप हो जाते हैं, सरकार बना रहे हैं। और जैसे चाणक्य ने जो बताया है, क्योंकि अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड भी चाणक्य का बहुत अच्छा रहा है। नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड पे तो बात नहीं करेंगे आज ये ट्रैक रिकॉर्ड पर बात करने का दिन 8 तारीख को आएगा, किसका सही किसका नहीं। लेकिन हरिवंश जी, जैसे कि श्रीकांत जी को टुडेज चाणक्य का पोल बड़ा पसंद आया, क्योंकि वो बीजेपी को 155 के आसपास सीटें दिखा रहा है, तो जाहिर तौर पर महागठबंधन को जो 130 सीटें दिखा रहा है नीलसन का पोल, वो आपको पसंद आ रहा होगा। आपके मुताबिक आपकी सरकार बन रही होगी। हरिवंश जी, दरअसल सुमित जी, अब तो 2 दिनों बाद रिजल्ट सामने आएंगे और हमें यकीन है, जैसे श्रीकांत जी को यकीन है कि बीजेपी को चाणक्य के द्वारा बताए गए 155 सीटें मिलने, उसी तरह हमें यकीन है कि हमें 155 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। और क्यों मिलेंगी? क्योंकि नीतीश कुमार के कामकाज को किस तरह लोगों ने पसंद किया है, यह आप देखेंगे। पूरे देश से जो बड़े पत्रकार गए या दुनिया से जो लोग हैं, उन्होंने माना कि कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और इंस्टीट्यूशंस बनाने का काम उनके जमाने में हुआ। वो उनका इतना साफ सुथरा चेहरा है कि उन पर अभी तक कोई आरोप हर विरोधी दल की कोशिश के बावजूद भी लग नहीं सका। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स, लेकिन हरिवंश जी मैं आपको काउंटर करना चाहूंगा, लोगों में उनके प्रति हरिवंश जी मैं आपको काउंटर करना चाहूंगा पूरे अदब के साथ, ये कहते हुए कि एंटी इनकम्बेंसी इसलिए नहीं था। फॉर एग्जांपल कोई एक सीट ले लीजिए आप, जहां का सिटिंग एमएलए बीजेपी का है, वो पिछली बार जीत के आया और उसने सरकार बनाई, आज वो वहां से दोबारा कॉन्टेस्ट कर रहा है और उसके सामने जेडीयू का आदमी खड़ा हो गया। तो आप एंटी इनकम्बेंसी किसके लिए मानेंगे? बीजेपी के लिए मानेंगे या उस जेडीयू के कैंडिडेट के लिए मानेंगे? तो एंटी इनकम्बेंसी तो इस चुनावों में ध्वस्त हो गई। ये पूरा फॉर्मूला ही फ्लॉप हो गया जब बीजेपी और जेडीयू 2 धुर विरोधी पार्टी के तौर पर सामने आए। दरअसल प्रधानमंत्री जी से लेकर के बीजेपी ने पूरी तरह से उस कार्यकाल को सौंप दिया नीतीश जी को। वो मानते ही नहीं कि हमारा कार्यकाल था, वो मानते हैं, वो हर जगह आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी यह कहते घूमे कि पूरे 15 वर्ष लालू जी ने राज किया और 10 वर्ष नीतीश कुमार जी ने राज किया। तो मानते ही नहीं कि बीजेपी का शासन है, वो तो पूरी तरह से दे चुके हैं जेडीयू को। तो और जेडीयू के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में ही काम भी हुआ है वहां पर। मैं दूसरी चीज एक आपसे कहना चाहूंगा सुमित जी, आप देखें प्रधानमंत्री जी ने विकास से अपनी बात की शुरुआत की, लेकिन वहां जाने के पहले प्रधानमंत्री जी की जाति बताई गई, उसके बाद बताया गया कि प्रधानमंत्री जी अति पिछड़ी जात से आते हैं। फिर सारी चीजें किस तरह से फेज वाइज कॉमनलाइज करने की कोशिश की गई। इलेक्शंस जीतना और हारना
एक अलग चीज है, पर जी। राजनीति को आप कहां ले जाएंगे, जिसका देश पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी गौर होना चाहिए। जयदीप और हमें कर्णिक लगता है कि जयदीप नीतीश कर्णिक कुमार ने हमारे जिस पॉलिटिकल शालीनता से हमारे आप चुनाव उनके- विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ है हरिवंश जी, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं कुछ। हरिवंश जी से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि वो कह रहे थे कि जो जिस तरीके से डिसोन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, उनका जो साथ रहा है जेडीयू के साथ वहां पर बिहार में, तो उसी तरीके से नीतीश कुमार जी जिन्होंने जंगल राज का नारा दिया था लालू यादव के खिलाफ, उसी को उन्होंने ओन भी किया है। और जो 15 साल और 10 साल मिला के 25 साल हुए हैं, उसमें हम ये भूल रहे हैं कि जो लड़ाई थी एक जंगल राज के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ, उसको आपने शामिल कर लिया है। और अभी कुछ देर पहले यहां पर स्टूडियो में ये कहा था राकेश सिन्हा जी ने कि अगर मान लीजिए नीतीश कुमार आ जाते हैं तो उसमें वो रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाएंगे सरकार, उनमें परकाया प्रवेश होकर लालू यादव प्रवेश कर जाएंगे और फिर वो सरकार चलाएंगे। इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अगर इस बहस में हम जाएं तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में जाते थे और कहते थे बाप बेटी की सरकार, जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत की आप बात करते थे, वहां किन चीजों के तहत आपने समझौता? पर आपने तो लालू यादव जी का साथ मान लिया, मतलब आप ये मानते हैं कि जंगल राज के खिलाफ आपकी जो लड़ाई थी वो खत्म हो चुकी है और अब जंगल राज फिर से आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। सवाल ही नहीं। ये आप जम्मू पे अभी मत जाइए ना, बिहार में ही रुकिए। अनुमान है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह चाणक्य की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उससे आगे हम लोग पा रहे हैं सीटें। मैं तो केवल लालू पे हूं अभी, ना चाणक्य पे हूं ना सीटों पे हूं। पर उस बहस में हम जाकर आप देखेंगे। जी मैं हेलो हरिवंश जी पूरे अदब के साथ मैं टोक रहा हूं बीच में। बात नहीं सुन पाया, आप बताएं। मैं एक मिनट, मैं दो और एक्सपर्ट मेरे साथ हैं, उनको भी इंक्लूड कर लें इस डिबेट में। संदीप शास्त्री जी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, राकेश सिन्हा साहब यहाँ से, और राकेश सिन्हा साहब मुस्कुरा भी रहे थे जब आप जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे थे। राकेश सिन्हा कैसे आपको बख्श सकते हैं जब जम्मू कश्मीर की बात हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हो, और ऐसे में हरिवंश जी ये कह के बच जाएं कि नरेंद्र मोदी जिनके विरोध में चुनाव लड़ते हैं उनके साथ सरकार बना लेते हैं। देखिए, हरिवंश जी एक जाने माने पत्रकार हैं, लेकिन अभी आज जेडीयू में है तो उसकी भाषा तो बोलेंगे। एक बात मुझे जो खटकती है, अब मैं इससे हट कर जाता हूं कि 2 दिन बाद तो किसी पार्टी की सरकार बनेगी और मैं चाहता हूं कि जिसका भी बने मैंडेट के साथ बने। जो भी आरजेडी या जेडीयू के लोग बात करते हैं, तो आप देखिए आरजेडी की बात करें तो लालू यादव की बात करें, नीतीश का नाम तक नहीं लेते हैं। जब हरिवंश जी आज बात कर रहे थे तो नीतीश कुमार की बात कर रहे थे। ये गठबंधन में जो गांठ पड़ी हुई है, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, जो गांठ पड़ी हुई है मन की गांठ है। और लालू और नीतीश, पूरे बिहार की राजनीति का इतिहास देख लीजिए, दोनों के संबंध आज तक सहज नहीं रहे हैं। यह जो दबाव में सहजता आती है, मैं हरिवंश जी में पूरा कर लूं, बस दो लाइन में पूरा कर दूं। ये जब दबाव में सहजता आती है और जब वो दबाव सामान्य परिस्थिति में बदलती है तो वह सहजता बहुत ही कठिनाई देती है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के बारे में कुछ बातें कही और कुछ बातें सब लोग स्वीकार करते हैं। नीतीश कुमार की जो अपनी छवि रही है, नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, लेकिन एक साया कहते हैं, जब किसी व्यक्ति पर कोई साया पड़ जाए तो लालू जी का ड्यू रिस्पेक्ट टू लालू जी मैं कहता हूं, उनका साया इतना खतरनाक है जेडीयू के ऊपर कि उनका एक बड़ा वोटर उनको छोड़कर चला गया, पोलिंग बूथ के अंदर जाकर अपना मत बदल लिया। चलिए, ये आपका एनालिसिस है, जो भी कुछ होगा वो तो 8 तारीख को पता लगेगा। संदीप शास्त्री जी, क्या आप मानते हैं कि लालू यादव को साथ लेके नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी गलती कर दी, या लालू यादव इस महागठबंधन की एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आए और जिस तरीके से मामले को पूरी तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स पर वो लेके गए? मुझे तो लगता है कि महागठबंधन की स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजी थी। नीतीश जी को सामने रखा, आरजेडी ने भी स्वीकार किया कि ये हमारे प्रधानमंत्री फेस हैं, हमारे मुख्यमंत्री फेस हैं, और नीतीश जी को प्रोजेक्ट करके वो स्वच्छ छवि, डेवलपमेंट एजेंडा को उन्होंने सामने रखा। लालू जी उनके क्षेत्र में, उनके सपोर्टर्स के बीच में उनका कैंपेन रहा, जो एक कंसोलिडेट हुआ वो वोट। सो ये 2 अलग तरह के कैंपेन गठबंधन का हुआ। एक तरफ नीतीश जी का प्रोजेक्शन, स्वच्छ छवि, डेवलपमेंट एजेंडा, पिछले 10 साल में क्या हुआ है उसका प्रोजेक्शन एक हुआ, और लालू से जो वोट्स गठबंधन को मिल सकता है उसको उन्होंने जोड़ा यहां पे। अब 8 तारीख को कौन जीतेगा कौन हारेगा, मुझे लगता है एक ही फैक्टर पे अल्टीमेटली डिपेंड होगा, दोनों अलायंसेस में किस तरह अलायंस पार्टनर्स अपने वोट को दूसरे पार्टनर्स को दे सके या नहीं। यादव वोट जेडीयू और कांग्रेस को जा सका या नहीं,
कुर्मी वोट आरजेडी कांग्रेस को जा सका या नहीं, महादलित वोट बीजेपी को जा सका या नहीं, अपर कास्ट वोट एलजेपी को जा सका या नहीं, इस पे ये निर्भर करेगा कि अलायंस में ट्रांसफर ऑफ वोट किस तरह से होगा। ये मुझे लगता है 8 तारीख को हमें पता चलेगा। और मेरे पास इन दोनों अलायंसेस में से जो कौन सा ज्यादा। प्रोफेसर साहब, मेरे पास जो मेरे रिपोर्टर्स के जरिए खबर पहुंची है बीते 2 महीनों के दौरान, संजय निरुपम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। संजय जी, स्वागत है आपका। क्या आपको लग पा रहा है, मैं ये सवाल आप ही से पूछ लेता हूं, क्या आपको लग पा रहा है कि आपके जो वोटर रहे, आपके गठबंधन के जो वोटर रहे, वो एक दूसरे के लिए वोट ट्रांसफर करा पाए? क्योंकि इस तरह की खबरें आई कि बीजेपी के अंदर महादलित ने, मांझी ने, पासवान ने, कुशवाहा ने जमकर बीजेपी का साथ दिया। मुझे नहीं पता कि आप जाहिर तौर पर आप मेरी बात को काउंटर करना चाहेंगे, पर क्या जो बात प्रोफेसर संदीप शास्त्री बोल रहे हैं, क्या कुर्मियों ने यादवों को, यादवों ने कुर्मियों को, इन सब ने मिलकर कांग्रेस को, जेडीयू को, आरजेडी को वोट किया? संदीप, सुमित, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सच पूछिए तो सबसे पहले यही आशंका थी कि क्या लालू यादव जी का जो कैप्टिव वोट है या उनके जो फॉलोवर्स हैं वो नीतीश कुमार जी के पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे, क्या कांग्रेस पार्टी को, इन दोनों पार्टियों के वोटर्स वोट देंगे क्या? ये अपने आप में प्रारंभ में एक आशंका थी, लेकिन पहले दूसरे फेज के बाद जो ग्राउंड रिपोर्ट हमको मिली उससे साफ साफ समझ में आया कि जो मुस्लिम यादव वोट है वो कुर्मी, ये जेडीयू के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, और जेडीयू का जो एक कैप्टिव वोटर है, नीतीश कुमार के जो फॉलोअर्स हैं, वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं लालू जी के कैंडिडेट के पास, और कांग्रेस पार्टी के पास जो भी 8% वोट है वो वोट इन दोनों पार्टियों के कैंडिडेट के पास जा रहा है, और कांग्रेस के कैंडिडेट को दोनों पार्टियों के वोटर मिल रहे हैं। ये बड़ा साफ साफ दिखा है, अखबारों में भी नियमित तौर पर ये बातें छपती रही हैं। तो जो आशंका थी वो आशंका दूर हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी को कितना ज्यादा मांझी या पासवान के सपोर्टर का वोट मिला है ये मुझे नहीं मालूम है, भारतीय जनता पार्टी का अपना आकलन और विश्लेषण होगा। मेरे हिसाब से जो महागठबंधन का वोट बड़ा इंटैक्ट हुआ, जो एक स्ट्रेटेजी थी, जो रणनीति थी इन तीनों पार्टियों की कि मिलजुल करके लड़ा जाए ताकि हमारा वोट डिवीजन न हो और भारतीय जनता पार्टी उसका नाजायज फायदा न उठाए, वो मेरे ख्याल से रणनीति बहुत अगर संजय जी ऐसा हुआ है तो ये वाकई में बहुत ही अनोखा है। राकेश सिन्हा आपकी बात पे जवाब देना चाह रहे हैं। राकेश जी, मेरा सवाल ऐसा है कि जो लालू का वोटर है, जो नीतीश का वोटर है, हम पिछले 20 साल से देखते आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ वोट करता था, बड़ा क्लियर डिवाइड था, और दोनों लोग मिलकर एक हो जाते हैं इस बार। क्या वोटर एक हो पाया होगा? जो संजय निरुपम कह रहे हैं वो इतना आसान है क्या? देखिए, संजय निरुपम जी स्वयं बिहार से हैं, हालांकि वो महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं, हो सकता है कुछ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बिहार में जो वोटर का सेगमेंटाइजेशन है, जो एक आपस का जो संघर्ष है, मैं उन जातियों का नाम लेना चाहता हूं, लेकिन एक ऐतिहासिक रूप से वोटर बटे हुए हैं। इसी बटे होने के कारण लालू नीतीश के बीच में कभी भी एक सहज संबंध नहीं रहा है। और संजय जी कह रहे हैं कि एक दूसरे को गया वो तो 8 को पता चल जाएगा, लेकिन कांग्रेस के पास कोई जिम्मेदार नहीं थी, कांग्रेस के पास कोई वोट ही नहीं था, इसलिए ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी किसको ट्रांसफर करती? मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में जो एक परिणाम जो आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने रीजनल पार्टी के हेजेमनी को, उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, अब तक क्या था, कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती थी लेकिन रीजनल पार्टी के साथ एक बराबर का संबंध था। यहां पर उसके अपर हैंड को स्वीकार कर लेना, यह कांग्रेस के लिए डिक्लाइन तो इलेक्टोरली होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार जब किसी छाते को आप स्वीकार कर लेते हैं उससे बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। संजय निरुपम जवाब देना चाहेंगे इस बात पे कि क्या कांग्रेस पार्टी अब इस बात के लिए तैयार है कि जिन राज्यों में उसका अस्तित्व खतरे में है वहां वो स्थानीय पार्टियों को अपने बड़े भाई के तौर पर स्वीकार कर ले? देखिए, ये कोएलिशन पॉलिटिक्स का युग चल रहा है और ऐसे में मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस प्रकार का भाव भारतीय जनता पार्टी रखती रही है, जिसका नतीजा वहां पे महाराष्ट्र में दिखता रहा है। तो हम कांग्रेस के लोग इस दंभ में और अहंकार में न जिए और जीते भी नहीं है। 2004 के बाद कांग्रेस पार्टी ने तमाम राज्यों के छोटे छोटे दलों के साथ या बड़े दलों के साथ एक प्रकार का गठबंधन करने का एक सुझाव, एक प्रस्ताव पास किया और उस हिसाब से हम आगे बढ़े। रह गई बात कि क्या वोटों का ट्रांसफर हुआ, मैं राकेश जी को बताना चाहूंगा, इन्हें आरोप लगाया कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूं। राकेश जी को मालूम नहीं होगा, कई दशक बाद पहली बार इस इलेक्शन में त्रिवेणी वोटिंग हुई है। अब त्रिवेणी वोटिंग क्या होता है बता देता हूं मैं आपको। कुशवाहा, कुर्मी और यादव,
ये तीनों जातियां एक साथ महागठबंधन के समर्थन में वोट किए हैं। उसका कारण यह था कि जब अवधेश कुशवाहा का इन लोगों ने स्टिंग किया और उन्हें राधा मोहन सिंह का नाम लिया, तो कुशवाहा समाज खुल करके एनडीए से दूर गया और कुर्मी समाज के जो नेता माने जाते हैं, बिहार के बड़े नेता नीतीश कुमार, उनके साथ खड़े हो गए वो कुशवाहा समाज के लोग। तो ये एक नया परिवर्तन हुआ है। मुझे मालूम है कि बगैर मतलब जातियों का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बिहार की राजनीति चाहिए कि वहां कास्ट फैक्टर सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। अगर मैं संजय निरुपम जी की बात को, हमारे प्रधानमंत्री यहां शुरुआत करते हैं सवर्ण से, बाद में वो एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए प्लीज। प्रधानमंत्री शुरुआत करते हैं सवर्ण से, उसके बाद ओबीसी हो जाते हैं, फिर अति पिछड़ा वर्ग हो जाते हैं, और आखिर में बोलते हैं कि मैं दलित मां का बेटा हूं। तो ये प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी ने हमेशा एक ढकोसला किया, ढोंग किया है कि कास्ट के आधार पे नहीं, विकास श्रीकांत शर्मा जवाब दीजिए। मांगेंगे विकास आखिरकार बहाना था, आप जाति के आधार पर राजनीति कर रहे थे। इस बार बिहार गंभीर आरोप। श्रीकांत शर्मा जवाब दीजिए। सुमित जी, इस पूरे चुनाव में दो चीजें महत्वपूर्ण रही। एक तो ये रही कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट एजेंडे पर इस चुनाव को लड़ा, और हम लगातार नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस लगातार इस चुनाव को डाइवर्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमने मुख्य मुद्दा इसका विकास रखा और हम उसमें सफल भी हुए। हमारे कांग्रेस के मित्रों को बहुत बुरा लगेगा, नीचे के स्तर पर जो कांग्रेस का थोड़ा बहुत जो कार्यकर्ता, उनमें घोर निराशा इसलिए कि राहुल गांधी जी ने लालू यादव जी से संबंधित जो अध्यादेश था उसको फाड़ दिया था और अपने ही कैबिनेट को नॉनसेंस कहा था। और अब चुनाव में वही राहुल जी, वही सोनिया जी लालू जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे कि ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे जिसको कि चुनाव लड़ने तक की भी सहमति नहीं है, कोर्ट ने वहां तक के लिए मना किया हुआ है। तो यह मौका परस्ती वाला गठबंधन था जिसको बिहार की जनता ने पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। और मैं तो कांग्रेस के प्रति मुझे बड़ी संवेदना है कि कांग्रेस के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि कांग्रेस एक रीजनल पार्टी के नेतृत्व में वहां चुनाव लड़ रही है। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। समाप्त हो गया है। कांग्रेस के लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिरकार नहीं, वाकई में ये तो भारतीय राजनीति में एक कड़वी लेकिन बहुत ही विजिबल सच्चाई है कि जो कांग्रेस की स्थिति हुआ करती थी वो दिन पर दिन खराब हुई है बीते दिनों में, और भारतीय जनता पार्टी जो एक छोटी सी पार्टी हुआ करती थी 20-25 साल पहले तक, वो आज रूलिंग पार्टी अपने दम पर। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। जब बीजेपी को 282 सीटें आई हैं। संजय निरुपम, आपने हाथ उठाया था, आप जवाब देना चाह रहे थे। नहीं, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छे दिन नहीं हैं, इससे कोई मना नहीं कर रहा है। हम चुनाव हारे हैं और हराए गए हैं, बुरी तरह हारे हैं, लेकिन ये डेमोक्रेसी का तरीका है, ये डेमोक्रेसी का सिद्धांत है कि आज जो हारा है उसको जीतना है और जो जीता है उसको कल हारना है। तो भारतीय जनता पार्टी इस दंभ और अहंकार से निकल जाए। एक दूसरी बात, जहां तक लालू यादव जी की बात है, लालू यादव और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वर्षों पुराना है। कई बार हम साथ में भी लड़े हैं, कई बार अलग अलग लड़े हैं, सरकार में भी साथ में रहे हैं। तो लालू यादव जी के साथ कांग्रेस जुड़े, इस पे कोई ऐतराज नहीं था और इस पे ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। रह गई बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जी ने ये पहल ली थी कि हमें एक महागठबंधन बनाना चाहिए जिसमें लालू जी भी आए और कांग्रेस भी आए। कांग्रेस पार्टी बिहार में एक छोटी पार्टी है, इन दोनों रीजनल पार्टियों की तुलना में हमारी ताकत कम है, इसलिए हम तीसरे नंबर की पार्टी बने। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पूरे देश में हर राज्य में हम तीसरे नंबर की पार्टी या दूसरे नंबर की पार्टी हैं। कई राज्य ऐसे जहां हम एक नंबर की पार्टी है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में हम एक नंबर की पार्टी थे, हैं और आगे भी रहेंगे, और आगे कैसे। लेकिन अगर यही फॉर्मूला आपका मान लिया जाए संजय निरुपम, जो हारता है उसको जीतना पड़ता है, जो जीतता है उसको हारना पड़ता है, तो हरिवंश जी, तो नीतीश कुमार के तो हारने का टाइम है, 10 साल से है वो। आप ही के साथी बोल रहे हैं संजय निरुपम, मैं तो सिर्फ उनकी बात पकड़ रहा हूं। राकेश जी ने जो कुछ कहा, सुमित जी, मैं थोड़ा नहीं, राकेश जी ने जो कुछ कहा उसके बारे में 2 मिनट में कहना चाहता हूं। राकेश जी का मैं सम्मान करता हूं, हालांकि वो अलग विचार के हैं, लेकिन इस चुनाव में सुमित जी जिस तरह से महागठबंधन ने आपस में मिलकर बेहतर तरीके से काम किया, वो एनडीए में नहीं दिखाई दिया। आप देखें, पहले कहा गया कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार एक नहीं हो सकते, फिर दोनों एक हुए, दोनों ने एक साथ कैंडिडेट की घोषणा की, नीतीश कुमार जी नेता चुने गए, तीनों कांग्रेस से जेडीयू, आरजेडी, तीनों ने मिलकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक स्वर में दिया, तीनों ने मिलकर के अपने कैंडिडेट्स की एक साथ घोषणा की, कहीं कोई मतभेद दिखाई नहीं दिया इस चुनाव में। इसके ठीक उलट आप देखें
बीजेपी ने अपनी सीट का बंटवारा किया, सीट बांटे। उसके बाद तुरंत बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि किस तरह से सीट बेचे गए। उनके एक वरिष्ठ विधायक ने आरोप लगाया सिवान में कि किस तरह सीट बेचे गए। उसके बाद देखिए मांझी जी के लोगों ने किस तरह कहा कि सीट बेचे गए, रामविलास जी के लोगों ने कहा किस तरह सीट बेचे गए। श्रीकांत शर्मा जवाब दीजिए, हरिवंश जी जाएं उसके पहले जवाब दीजिए। तो एक तरफ इन लोगों की फंक्शनिंग थी, एक हरिवंश जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, श्रीकांत शर्मा सुन लीजिए क्योंकि आपको फिर जाना भी मुझे बताया जा रहा है। हाँ सुमित जी बता। श्रीकांत जी बोल रहे हैं। सुमित जी देखिए चुनाव समाप्त हो गया है, लेकिन एक मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगा कि नीतीश जी के बारे में लालू जी ने कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। मुख्यमंत्री बनने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के साथ वो समझौता कर ले हैं जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन तमाम लोगों की संपत्ति को मैं जब्त करूंगा, उसमें गरीब लोगों के स्कूल खोलूंगा। और हद हो गई कि नीतीश जी ने अच्छी भली से सरकार चली थी बीजेपी के साथ, उसको विश्वासघात करके और रिमोट कंट्रोल लालू जी के हाथ में दे दिया। तो जनता ने इस चीज को बहुत गंभीरता से देखा है कि जैसे ही ये लोग लालू जी के पास गए, इससे इनका ग्राफ नीतीश जी का नीचे आना शुरू हुआ। और आपने भी गए, बिहार में जब गए थे तो लोगों ने पूछा कि नीतीश जी लालू के साथ गए इसलिए हम नीतीश जी को वोट नहीं देंगे। तो ये एक वास्तविकता है बिहार की। मैं इससे क्योंकि बहस अब समाप्त हो गई है, चुनाव का परिणाम पाकिस्तान में कहा था मोदी जी के बारे में जो टिप्पणी की बिहार की जनता वो आज आपके साथ है, और नीतीश जी किसने बनाया? रेल मंत्री हमने बनाया, मुख्यमंत्री हमने बनाया, और अचानक हमने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। आपके साथ जो गठबंधन है श्रीकांत जी, आपने किस तरह शिवसेना के साथ बिहेव किया है, शिवसेना के लोगों से पूछिए। आज शिवसेना आपके साथ सरकार में है, लेकिन वो कहते हैं बिहार पे आइए ना आप, शिवसेना और तमिलनाडु और केरल में तो आपका कोई गठबंधन के साथ कैसे चलते रहे आप यही तो खूबसूरती है हरिवंश जी। अरे आप रामविलास जी, हमारा तो नहीं, लेकिन आपको बता रहे, उन्होंने कहा ना ये आपके श्रीकांत जी आपका वजूद है वहां, मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपके वजूद के बावजूद मुझे सर ये बताइए कि आप लालू जी और नीतीश जी और राहुल जी की आपने रैलियां क्यों नहीं की? लालू जी और नीतीश जी एक मंच पर क्यों नहीं आए? क्यों? कौन चंदन कुमार है, कौन भुजंग प्रसाद है, कौन जहर पी रहा है? ये आपका गठबंधन पहले दिन से ही बिखरा हुआ था सर। हरिवंश जी अगर एक नहीं तो आप जमीन पर कैसे एक की बात कर सकते हैं? अगर आप इस बात जदयू लड़ता रहा, हरिवंश जी जवाब दे देंगे, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ आपको समझ में आएगा वास्तविकता। अरे जवाब कहाँ होगा जब लालू नीतीश एक साथ आ गए तो पासवान मोदी क्यों नहीं साथ आ सकते हैं? हरिवंश जी आप तो पत्रकार हैं, आप तो सब कवर कर रहे हैं, मुझसे अधिक आप जानते हैं। सबकी सब एक जैसे सर, ये तो भारतीय राजनीति की खूबसूरती है कि मौका आने पर गधे को भी बाप बना लो, मौका निकल जाए तो भूल जाओ कौन किसका है कौन किसके साथ है। सत्ता आनी चाहिए, बस हम सब जानते हैं कैसे आती है सत्ता और क्या क्या होता है सत्ता लाने के लिए। हरिवंश जी मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका माफी के साथ। मुझे बताया जा रहा आपका टाइम 7:30 बजे तक का ही था। हमारे साथ पवन वर्मा जुड़ चुके हैं इस वक्त जेडीयू की तरफ से, उनको भी हम इस पैनल में शामिल करते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब भी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप दोनों का हम स्वागत करते हैं अभी भी जुड़ने के लिए। ये तमाम एग्जिट पोल्स जो अब तक आए हैं उनके नतीजे एक साथ आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं। टुडेज चाणक्य खुलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए गठ की सरकार बना रहा है। वहीं अगर महागठबंधन के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आ रहा है तो वो 2-3 एजेंसीज हैं, जिसमें सी वोटर है, जिसमें एबीपी न्यूज़ है 130 सीटों के साथ, न्यूज़ एक्स है 140 सीटों के साथ। लेकिन जो अगर सिर्फ न्यूज़ एक्स को हटा दिया जाए तो लगभग जहां भी एज मिल रही है महागठबंधन को, पवन वर्मा साहब मेरा सवाल ये आपसे है, वो एज बहुत ही मार्जिनल दिखाई जा रही है, बहुत ही क्लीन या क्लियर नहीं है जैसा कि दावा किया गया था आपकी पार्टी के द्वारा या आज लालू जी के द्वारा किया गया कि 190 सीटें मिल रही हैं, वो नहीं दिख रहा है। 130-40 की बात ही हो रही है, क्यों? देखिए मैं हर एग्जिट पोल का सम्मान करता हूं और एग्जिट पोल होते हैं, हर पार्टी अपना दावा करती है। हमारा मानना ये है कि महागठबंधन को 2/3 से ज्यादा की बहुमत मिल रही है। इसका मूल्यांकन हमने खुद भी किया है। आजकल अगर एग्जिट पोल एजेंसीज करती हैं तो हर पार्टी भी बूथ लेवल पर ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस मूल्यांकन करती है कि क्या जनाधार है, और खास तौर से पोलिंग डे पर, मतदान के दिन पर तो हमारा बहुत ही विस्तृत पोल होता है। तो उस बेसिस पे हम भी जानते हैं कि हमें कितने वोट मिले हैं और उसके आधार पर हम समझते हैं हमें 2/3 बहुमत आ रही है। ज्यादातर आपके जितने भी पोल्स हैं
वो महागठबंधन को बढ़त दे रहे हैं। मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी है मेरी, वो ये है कि वो जो बढ़त दिखा रहे हैं वो बहुत कंजर्वेटिव है। महागठबंधन को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलेगी। जब आप 2/3 बोलते हैं पवन जी, तो नंबर बताइए ना, 150, 160, कहीं तो आपके मेरा मानना ये है कि 150 तो बेस लेके चलिए। अच्छा, उसके बाद 243 भी हो सकता है। वो तो आप कह रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं आपके आपसे। मुंह में घी शक्कर। शाहनवाज हुसैन, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। सारी की सारी तो पवन जी लिए जा रहे हैं। देखिए, आप को मैं कह सकता हूं कि आज जो 5th फेज है जी, मैं उसका वोटर भी हूं, मैं वोट डाल के आया हूं और आपके चैनल पे जुड़ा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने आपको सुबह से लाइव भी दिखाया। सीमांचल जी जी, कोसी और सीमांचल, मैं कोसी का रहने वाला हूं और सीमांचल में किशनगंज में 3 लोकसभा लड़ा हूं, वहां से जुड़ा रहता हूं। मैं आपको कह सकता हूं कि जिस बात पर इतरा रहे थे महागठबंधन के लोग कि 5th फेज में देखिए हम क्या कमाल करते हैं, वही 5th फेज में सबसे खराब फेज इनका 5th फेज ही होगा। वहां पर लोगों ने वोट किया है बीजेपी के लिए, उसकी सरकार बनाने के लिए, और नरेंद्र भाई की सभा के बाद वहां एक माहौल बन गया, क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर पूरे सीमांचल और कोसी को बांटने की कोशिश कर रहे थे महागठबंधन के लोग। लेकिन नरेंद्र भाई ने एक मास्टर स्ट्रोक चला, फॉरबिसगंज की सभा में कहा कि हम हिंदू और मुसलमानों से कहेंगे कि वो आपस में न लड़ें, गरीबी से लड़ें। ये संदेश नीचे तक गया कि ये आरजेडी जेडीयू के लोग कहते थे कि बीजेपी बांट रही है, यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी हमको जोड़ रहे हैं। इसलिए सब समाज का वोट मिला है। इसलिए 5th फेज का एग्जिट पोल आपके पास अभी पता नहीं, किसी ने 5th का भी करके भेज दिया होगा जी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि एग्जिट पोल कई लोगों के आए हैं और मैं एग्जिट पोल को नकार भी नहीं रहा हूं, स्वीकार भी नहीं कर रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि हम लोग जितना घूमे हैं, चेहरे का रंग रूप बदलता हुआ दिखा होगा आपको, जमीन पर घूम कर आए हैं और जमीनी सच्चाई आपको बता रहे हैं कि बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी के मन की सरकार बनाएंगे और परिवर्तन के लिए वोट करेंगे और विकास हमारा अधिकार है। शाहनवाज भाई, मैं सब बात आपकी मान लेता हूं, आप सिर्फ मेरी एक बात का जवाब दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से दीजिएगा और प्लीज दिल पर रखते हैं और प्लीज टालिएगा मत। बीते 2 महीनों से आपकी पार्टी लगातार इस सवाल को टाल रही है। मेरा बहुत आसान सा सवाल है, जितनी स्टेट लीडरशिप थी, तो नहीं होगा सवाल, हम पहले बता रहे हैं, जितनी स्टेट लीडरशिप है वो नगण्य दिखाई दी। सुशील मोदी, शाहनवाज हुसैन, रूडी जी, रविशंकर जी, जितने आपके स्टेट के बड़े धुरंधर नेता हैं बीजेपी में, वो बड़े पैमाने पर नहीं दिखाई दिया। पूरी की पूरी लाइमलाइट जो है वो अमित शाह और नरेंद्र भाई मोदी, इन्हीं जगह पर दिखाई दे रही थी। ऐसा लगा कि बिहार के चेहरे ये 2 व्यक्ति बने हुए हैं। बहुत सवाल हम सोच रहे थे कोई कठिन सवाल पूछेंगे, हम तो बोले थे आसान पूछेंगे, आसान सवाल पूछा। मैच फिक्स था ना अपना तो। जी बहुत, जी आप ही सही थे, मैं गलत था। ये एक बात है, हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है स्टेट में। कई एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो नीतीश कुमार जी के साथ काम किया। जब नीतीश जी रेल मंत्री थे तो मैं हवाई जहाज का कैबिनेट मंत्री था उन्हीं के साथ। रूडी जी थे, रविशंकर जी थे। तो हमारे यहाँ स्टेट में जो लीडरशिप है वो नीतीश जी के साथ बराबर में काम कर चुकी लीडरशिप है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी हैं जो देश के नेता हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास अमित शाह जैसे नेता हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, इसीलिए आपने कोई मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया। जहां से लालू जी नीतीश जी सोचना बंद करते हैं, अमित शाह वहां से सोचना शुरू करते हैं। तो हमारे अध्यक्ष नहीं आते क्या? इन लोगों ने जो शरद यादव जी का हाल किया है, आप क्या चाहते थे कि बीजेपी भी शरद यादव की तरह अमित शाह जी का हाल करती? अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए हमारे पूरे बिहार में घूमे। नहीं तो फिर हमारे प्रधानमंत्री हैं, डिमांड थी, हम लेकर गए। और कोई, सुमित जी, स्टेट की लीडरशिप कोई इग्नोर नहीं हुई। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास इतने करिश्माई नेता थे
केंद्र के जिनको अच्छी बात घुमाया है, बहुत अच्छी इनके बात पास स्टेट भी, तो एक किसी इनके को पास एक स्टेट किसी भी को यही चेहरा है, बना दो केंद्र ना, भी यही है। अभी भी तो पूरे चेहरा राज्य बनाना ही की पड़ेगा पार्टी ना। जेडीयू है, ऐसा तो है नहीं कि ना 5-6 पूरे नेता राज्य एक की साथ पार्टी मिलकर मुख्यमंत्री RJD है। बनेंगे अगर आपकी हमारी सरकार बनती राष्ट्रीय है पार्टी है, इसलिए दिखता अब होगा। तो वक्त आ गया किसी एक को चुनने का, अब तो चुनना ही पड़ेगा किसी अब एक चेहरे को। एक अने मार्ग की दीवारें इंतजार कर रही है बीजेपी किसका? के नेता का मुख्यमंत्री किसका? के तौर पर। नाम बताइए और ना। मैं आपको कह शाहनवाज दूं, हुसैन का, रूडी विधायक जी दल- का, रविशंकर जी का, मोदी जी का, सुशील मोदी का। देखिए बीजेपी के नेता का, देखिए हमारे जो नेता हैं सुमित जी कमल के फूल की तरह हैं। हाँ। आपको अलग अलग पंखुड़ियां मिलती हैं तो कमल बनता है। आपको अलग अलग नेता दिखते होंगे लेकिन हम सब एक हैं। एक नेता वहां बैठेगा और मैं आपको कह दूं कि इसमें कोई शक नहीं है, जो पैनल पर लोग हैं आपके, वर्मा जी सहित, हमारे मित्र संजय निरुपम सहित सब लोग निमंत्रित हैं। हमारी जो चलिए सरकार बनेगी आठ तो इनको भी तारीख को निमंत्रण निमंत्रण दीजिएगा, कोई तब आपको शक लाइव नहीं बुलाऊंगा। है, पवन कोई वर्मा शक। जवाब देना चाह रहे हैं। मेरा बयान रिकॉर्ड करके रखिए, 8 संजय जी, तारीख मैं को आता भी हूं। मैं आपके चैनल पे आऊंगा। मेहनत किया है बिल्कुल, हम लोगों को यकीन है कि जनता, बिहार की जनता पवन वर्मा जवाब विकास दीजिए। के मुद्दे पर हमारे साथ आई है। पवन वर्मा जवाब दीजिए। देखिए ये चुनावी भाषण है वो अब खत्म हो गए हैं। बात वही दोहराने से कोई फायदा नहीं है। अब जो मतदान हुआ है वो डब्बों में बंद है, ईवीएम में बंद है, 8 तारीख को खुलेगा। पर मैं इतना जरूर कहूंगा राजनीतिक कटुता से ऊपर उठ करके कि बीजेपी को एक चेहरा देना चाहिए था। गैलेक्सी वगैरह सब ठीक है, पर वहां पर एक सवालिया निशान जरूर उठा जब सारे पोस्टरों पर सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। और दूसरे चरण के बाद सुमित जी जब पैनिक हुआ, एक हड़कंप मची, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। एकाएक पोस्टरें उतरने लगे, 6-8 लोगों की तस्वीर जो स्थानीय लीडर्स हैं बीजेपी के वो लगने लगी। रैलियां रद्द हुई जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है, और पूरी रणनीति में बदलाव आया, जिससे जो अगर पुष्टि नहीं भी थी वो हो गई कि बीजेपी पहले 2 चरण में बहुत बुरी तरह से हताश हुई है। तीसरे और चौथे चरण में भी महागठबंधन ने बड़ा अच्छा किया, और 5वें चरण में मैं आश्चर्यचकित हूं कि शाहनवाज भाई कह रहे हैं कि वहां पर उन्होंने बहुत बड़ी भारी बढ़त कर दी। मैं आज कहता हूं आपको कि 57 सीट्स में से 45 मिनिमम सीट्स महागठबंधन को जाएंगी। शाहनवाज जी, अब इसका क्या फायदा? शाहनवाज हर पार्टी दावा करेगी। क्या ये पैनिक था बीजेपी में? को नतीजे आएंगे आपके सामने। देखिए मैं कह रहा हूं कि अब चुनाव खत्म हो गया। पवन जी बहुत सीनियर आदमी हैं। इनकी ये सिर्फ पवन जी फील्ड में हम लोग गए हैं। मैं माजरत के साथ आपको कहूंगा, क्या आपको याद है पहला रथ हमने निकाला, सारे बीजेपी के नेताओं की तस्वीर थी। क्या हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर न लगाएं? आप माफ कीजिएगा, जब मैंने ट्वीट किया कि सोनिया जी, राहुल जी और लालू जी, राबड़ी जी की फोटो है और शरद जी की फोटो नहीं है, तब आपने पैनिक में शरद जी की फोटो लगाई। मेरे पास दोनों तस्वीर है मेरे मोबाइल के अंदर। मैं आपसे कह रहा हूं, दूसरे दिन जितने भी पोस्टर आए, हम सब, मेरे सहित सब जो 10-12 हमारे नेता हैं, उनकी तस्वीर रथ पर, एडवर्टीजमेंट में, हर जगह थी। न नरेंद्र भाई की रैली कैंसिल हुई, न नरेंद्र भाई की, अमित भाई के पोस्टर हटाए गए। आज भी पटना में फोटो लगे हैं। हम अपने प्रधानमंत्री और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करते हैं। आप भले कभी जॉर्ज साहब को छोड़ दिए, इस बार शरद जी को भी आपने छोड़ दिया। हमारे यहाँ संगठन की पार्टी है, संदीप शास्त्री जी सिरमौर है। मैं भी बोल रहा हूं तो मेरे पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगी है कि नहीं? हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान होता है। आपने शरद जी की तस्वीर हटा दी थी। यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं आप दोनों क्यों नहीं लगाई थी उनकी तस्वीर? पवन जी क्यों नहीं लगाई तस्वीर? जवाब क्यों नहीं लगाई थी? जवाब दे दीजिए। शरद यादव मैं दिखा देता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं। मैं आपको पवन जी, आपने पहली बार जो उनका, जिसमें राहुल जी, सोनिया जी की तस्वीर थी, उसमें शरद जी की तस्वीर नहीं थी। मैं दोनों दिखा देता हूं, मैं दोनों दिखा देता हूं। एक दूसरे के ऊपर ना बोले, एक दूसरे के ऊपर ना बोले। मैं आपको जरूर तस्वीरें दिखा दूंगा जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की उतारी जा रही हैं, और उनके बदले होर्डिंग्स पटना में बदली जा रही हैं। अब छोड़िए, इस पर क्यों विवाद करते हैं। जहां तक रह गई शरद यादव की बात जी, मैं रोज महागठबंधन का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था।
ठीक मेरे पीछे शरद यादव की तस्वीर थी जो रोज अखबारों में छपती थी क्योंकि वो पोस्ट हो मैं एक इससे बाहर निकलता हूँ, तस्वीर से बाहर निकलता हूँ। 8 तारीख की तस्वीर की तरफ जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास 4 और पैनलिस्ट हैं। संजय निरुपम भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन संजय जी मुझे आप इजाजत देंगे 1 सेकंड के लिए, तो मैं संजय जी 1 मिनट, प्रोफेसर साहब महागठबंधन से संदीप शास्त्री जी से मैं पूछना चाहूंगा। अरे राकेश सिन्हा जी बैठे, चिंता मत करिए। नहीं, वो इंडिपेंडेंट वॉइस है हमारे। अच्छा ठीक है। संदीप शास्त्री जी मेरा सवाल आपसे है, क्या ये लगा आपको जो बात पवन वर्मा साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ने बीच में चुनावों में स्ट्रेटेजी बदली, और क्या अगर वो ऐसा लगा बदलते हुए तो वो चुनाव की पैनिक में आके बदली या और मजबूत करने के लिए बदली? प्रोफेसर संदीप शास्त्री। नहीं, हमने पवन वर्मा जी की बात में सच्चाई है कि सडनली बीच में स्ट्रैटेजी बदली गई क्योंकि उन्हें लगा कि बिहार के वोटर कौन हमारे राज्य में हमारे साथ काम करेगा, जो कौन पटना से सरकार चलाएगा, उस बात पे ज्यादा लोग उस पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। मुझे एक बात यहां कहना चाहता हूं, मैं सभी लीडर्स की बात मैंने सुनी। आश्चर्य की बात यह है कि सभी लीडर्स अपने नायक के बारे में बात कर रहे हैं, अपने लीडर के बारे में बात कर रहे हैं, किस लीडर की छवि को प्रोजेक्ट करें, किस लीडर को पोस्टर पे लगाएं। अंत में ये लीडर की बात नहीं है, अंत में जो वोटर बिहार में मतदान, जिसने 4-5 चरणों में मतदान किया, उन वोटर को उनके डे टू डे इश्यूज जो हैं, हर रोजगार के जो इश्यूज जो हैं, उनके जो विकास के विषय जो हैं, उस पे क्या हुआ, उस विषय पे किसी ने भी चर्चा नहीं किया। लीडर प्रोजेक्शन से कुछ होता नहीं है, लीडर प्रोजेक्शन से वोटर इन्फ्लुएंस होता नहीं है। वोटर को आप अपने कैंपेन में कौन से विषय पे ज्यादा जोर देंगे, कौन से विषय से आप वोटर को अट्रैक्ट करेंगे, वो मुख्य बात है। और वो 8 तारीख को हमें दिखेगा किस डेवलपमेंट मुद्दे को लोगों ने स्वीकार किया है। जी, क्या संजय निरुपम, क्या विकास वाकई में मुद्दा रहा इन चुनावों में या पूरी तरीके से कास्ट हो गया था? सुमित, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, उससे पहले मैं भी जरा अपनी टिप्पणी करूं इस संदर्भ में कि पूरा जो बिहार का चुनाव प्रचार था बीजेपी की तरफ से, उसको 2G चुनाव कहा गया। अब जी किस संदर्भ में यूज किया गया उसका अर्थ आप लगा सकते हैं। दूसरी बात, पूरा चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री बनाम मुख्यमंत्री था। एक तरफ नीतीश कुमार थे और उनके सामने नरेंद्र मोदी जी का पूरा कैंपेन चल रहा था। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि जब अखिलेश यादव को बतौर भावी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया समाजवादी पार्टी ने, और हम लोगों ने खूब कैंपेन किया, लेकिन हमारे पास कोई चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और मायावती जी के खिलाफ लोग थे वहां पे, तो उसका लाभ अखिलेश यादव को मिला, समाजवादी पार्टी को मिला। और इस आधार पे मेरा मानना है कि महागठबंधन ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करके एक बहुत ही एक अच्छा चतुर निर्णय लिया, और उसका लाभ महागठबंधन को बड़े पैमाने पर मिल रहा है। दूसरा जो आपका संजय जी, संजय जी एक बार मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो रही है, मुझे ठीक करिएगा। क्या समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव का नाम अनाउंस किया था मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे? मेरे ख्याल से नहीं। लगभग अखिलेश यादव, हाँ मुझे याद है, लगभग बताता हूं एक मिनट सवाल मुझसे पूछा गया, मैं जवाब देता हूं, रुक जाइए जरा सा, एक मिनट। समाजवादी पार्टी ने पूरा जो एक लीडरशिप था कैंपेन का, वो अखिलेश यादव के हाथ में सौंप दिया गया था, और अखिलेश यादव अगले चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, इस प्रकार की बातें चर्चा में आ गई थी, और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने स्वीकार किया था कि हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री। हाँ, उस पार्टी के अंदर एक बिकरिंग थी, इंटरनल बीच में क्यों बोल रहे हो? पार्टी के अंदर एक इंटरनल रिफ्ट हो सकता था। एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए प्लीज, मेरी बात हो जाने दीजिए। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने बहुत चतुराई से अखिलेश को सामने रखा, और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को उस चुनाव में हुआ, इतना मेरा कहना है। दूसरी बात जो आपने विकास के संदर्भ में कही, मोदी जी ने प्रारंभ में प्रचार शुरू होने से पहले एक पैकेज की घोषणा की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे विकास का मुद्दा पीछे छूटता चला गया, और जातिगत आधार पर वोट मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने
पूरे जोर शोर से किया। प्रधानमंत्री जी का बिहार के संदर्भ में जो ज्ञान था, उस ज्ञान की सच्चाई यह है कि 2012 में नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में बिजली सप्लाई करने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक कार्यक्रम शुरू किया। शाहनवाज हुसैन जवाब देना चाह रहे हैं। संजय जी हर सुन लीजिए, ब्रेक पे 34,000 जाना है। गांव में बिजली पहुंच गई संजय है, जी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में एक मिनट संजय जी, हमारे प्रधानमंत्री मैं अपनी चाह रहा सभाओं हूं में जाके पूछते थे आप ही की बिजली बातों मिली का कि जवाब नहीं? ले लूं शाहनवाज जबकि बिजली हुसैन मिल से। चुकी है। शाहनवाज तो हुसैन। पूरा एक डिस्कनेक्ट था भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन। ठीक है, शाहनवाज हुसैन। देखिए, मैंने कहा कि एक तो संजय जी को याद नहीं है, अखिलेश जी को आगे नहीं किया गया था, ये तर्क जो दे रहे हैं वो सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि संजय निरुपम साहब के नेता राहुल गांधी को तो आरजेडी जेडीयू के उम्मीदवार ने एक सभा के लिए नहीं बुलाया, वो सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवार की ही सभा की उन्होंने। आप ये देख लें कि किस तरह कांग्रेस जो लड़ी है, किस तरह अपमान का घूंट पी के लड़ी है वहां, और जो तर्क दिए जा रहे हैं आज बिजली के मामले में बिहार में नीतीश कुमार जी ने ये नहीं कहा था। देखो मैं जवाब नीतीश कुमार जी ने नहीं नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर बिजली नहीं देंगे तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। आज भी बिहार के कई हजार गांव में बिजली नहीं है। संजय जी बिहार के हैं, लेकिन थोड़ा बिहार कम आ रहे हैं, आगे देखेंगे तो आज भी बिजली की दिक्कत है। मेरे पास वक्त की कमी है, जवाब 20 सेकंड है बस। दूसरा देखिए, मैं एनडीए से मैं बैठा हूं, मैं एक जवाब पवन वर्मा जी का दे दूं। एक मिनट, नहीं ठीक है, एक मिनट मेरा जवाब ले लीजिए। पवन नहीं, एक मिनट पवन वर्मा जी का भी मैं जवाब दे दूं। एक मिनट, 30 सेकंड चुप रहिए। कांग्रेस पार्टी का मैं आपको मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं, एक मिनट साहब, एक मिनट शाहनवाज भाई, एक मिनट शाहनवाज भाई, आपने राहुल जी के ऊपर आरोप लगाया, उसका जवाब देता हूं। ये कांग्रेस पार्टी का आरोप नहीं लगाया भाई, आपको जानकारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार करने जाएंगे। ठीक, दूसरी बात, मेरे जैसे जो लोग थे वो एक दिन में अगर 5 मीटिंग ले रहे हैं तो उसमें जेडीयू के कैंडिडेट की भी मीटिंग हम लेते थे, आरजेडी की भी लेते थे, कांग्रेस की भी लेते थे, और जेडीयू के भी जो नेता ले सकते हैं। माफी के साथ संजय निरुपम, शाहनवाज हुसैन, पवन वर्मा, राकेश सिन्हा, जयदीप कर्णिक, संदीप शास्त्री, थैंक यू सो मच, आप सबने मेरे साथ जुड़े। लेकिन 8 बजे जब हम शुरुआत करेंगे अपने इसी महा एग्जिट पोल की, तो मैं आपको बता दूं कि महा एग्जिट पोल का निचोड़ क्या है, वो एक नंबर क्या है जो किसी एक की सरकार बना सकता है, और वो किसकी सरकार है और वो कितना नंबर है। तो वो सुपर एग्जिट पोल रात ठीक 8 बजे बने रहिए हमारे साथ हाजिर।